सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो, जैसा कि आपको पता है, हमारी चंडीगढ़ पीआरटी एंड ईएमआरएस एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ का पार्ट है। इससे पहले भी और आपकी वीडियो आ चुकी हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आई होप कि इस प्रैक्टिस सेशन के बाद आप उनके माध्यम से भी अपनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को अच्छा करेंगे। स्पेशली आज ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में जब भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन या आरटीई या आपका एनसीएफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। उनमें से आपको, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला आपका असेसमेंट वाला पार्ट हो गया, दूसरा आपका आरटीई हो गया, तीसरा इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया और एनसीएफ हो गया। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन को कवर करके बनाई जा गई है, जिसमें आपके रिगार्डिंग समावेशी शिक्षा जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो कवर किए गए हैं। साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियो में भी और जो बचे रहे क्वेश्चन रह जाते हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, जिससे आपको जो समावेशी वाली शिक्षा वाला जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है आपको उसकी क्लियरिटी हो जाए। और उसके जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम लेके आएंगे। साथ ही साथ जो अप्लाइड में क्वेश्चन आते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे आते हैं, अदर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, वो भी हम लेके आएंगे इन सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर हमारी कोच या ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडागोज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसमें आपको क्या होता है, डेली रात को 9 बजे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कितनी अच्छी है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिसलिनियस होते हैं, तो उनसे क्या है, एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में कौन सा टॉपिक अभी और बेहतर करने के लिए रह गया है ना। तो बढ़िए अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात किस में की गई है। क्या वो आरसीआई एक्ट है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, आरबीडब्ल्यू एक्ट है या आरटीई है। तो आपको यहाँ जो वर्ड, मेन कीवर्ड दिख रहे होंगे वो है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी का, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का एंड फुल पार्टिसिपेशन का। तो इसकी आपको ये बात बतानी है किस एक्ट में इन तीनों को रखा गया है। तो अगर आपको तीनों जो ऑप्शन अपने चार दिए गए हैं इनकी फुल फॉर्म पता हो तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि आरसीआई जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है ना। उसके बाद पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया। आरटी आपका राइट टू एजुकेशन हो गया। अब अगर आपने इन सब की फुल फॉर्म तो आप जान ली, बट जो इक्वल अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई वो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट में की गई, और ये एक्ट आया था आपका 1995 में, है ना। अगर आरसीआई एक्ट की बात करें, ये आया था आपका 1992 में। आरपीडब्ल्यू बताएं तो ये 2016 में आया था। और आरटी आपको बताया 2009 में आई थी, लेकिन ये कब लागू हुई थी, अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। अगर आपको बात करेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट की, है ना, तो इसमें आपको वैसे तो नॉर्मल हम कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है ना। लेकिन अगर जब आप इसको इक्वल में इसका फुल देखेंगे गूगल या अदर उस पर फुल फॉर्म, तो इसमें ये आपको बड़ा निश्चित तौर पे मिलेगा कि इसमें दिया गया है कि दिस एक्ट में क्या शामिल है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी ब्रैकेट में आपको मिलेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। आप मेरी बात से अगर मतलब सहमत नहीं है तो आप गूगल पे जाके खुद चेक कर सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म एक्चुअल में है क्या, है ना। और जाके आप देखिएगा ताकि आपको भी ये क्लियरिटी हो, वो चीज़ आपकी मेमोरी में बैठे, क्योंकि नॉर्मली हम इसका सीधा सा नाम याद रखें हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि समावेशी शिक्षा के इतिहास के तौर पर क्या पहले आया। अगर हम समावेशी शिक्षा का आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, उसमें कौन सा आयोग या कौन सी स्कीम उससे रिगार्डिंग लॉन्च हुई, उनका सन वगैरह दे रखे थे। जैसे अभी मैंने बताया पीडब्ल्यूडी 1995 में आया, आरसीआई 1992 में आया, आरपीडब्ल्यू 2016 में आया। तो आपको बताना इन चारों में से सबसे पहले किसने समावेशी शिक्षा की बात करी थी। कोठारी आयोग ने, सार्जेंट आयोग ने, पहली शिक्षा नीति ने, एनपीई ने। तो आपको ये देखना है कि कोठारी आयोग आपका है आज़ादी के बाद का, लेकिन यहाँ जो सार्जेंट आयोग है जी आपका आज़ादी के पहले का है ना। तो इसी ने लगभग अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1944 में ये सार्जेंट आयोग आया था, जिसने सबसे पहले समावेशी शिक्षा की बात रखी थी। और कोठारी आयोग आपको पता है 1964-66, और पहली शिक्षा नीति 1986। और एनपीई क्या है, ये है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है, एनईपी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा पीडब्ल्यू एक्ट का हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि पीडब्ल्यू जो एक्ट आया था 1995 में, उसमें आपकी 7 निगुताओं को शामिल किया, मतलब 7 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था। लेकिन आपको ये बताना है कि उन 7 में आपका सीपी या ऑटिज्म है। अगर यहाँ सीपी की बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी इसका फुल फॉर्म है। तो सीपी को या ऑटिज्म को इसमें शामिल किया गया है कि नहीं, तो इन दोनों को पीडब्ल्यू एक्ट में शामिल नहीं किया गया है ना, तो हिस्सा नहीं है। तो ये दोनों ही इसका हिस्सा नहीं है, ये आपको कंफर्म है। क्योंकि उन्हें बाद में जाकर एनटीए जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था आपका अराउंड 1999 के, उसमें इन दोनों को शामिल किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू एक्ट में जो 7 निरुक्ता हैं वो कौन कौन सी है, तो उसके रिगार्डिंग हमने पहले ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में कवर अप करा दिया है। जैसे आपके ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, आपका कुष्ठ रोग हो गया, आपका मेंटली रिटार्डेड हो गया, ठीक है, मेंटल इलनेस हो गया, इन सबको पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी की पहल हुई, मतलब अभी पूछा गया था कि आपका समावेशी शिक्षा की किस आयोग ने पहले बात करी, अब पूछा गया इंटरनेशनल लेवल पर किसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। क्या वो सार्जेंट आयोग था, सलामन का सम्मेलन था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट था, या सर्व शिक्षा अभियान था। तो यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो वो आपका सलामन का सम्मेलन जो स्पेन में हुआ था, वो उसने इसको ज़्यादा ही बढ़ावा दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूछा जाए कि ये आपका समिट जो हुआ था वो अराउंड कब हुआ था, तो ये आपका 1994 के अराउंड ये समिट आपकी इंटरनेशनल लेवल पर हुई थी। ये भी बात ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये स्पेन में हुई थी, है ना। किस योजना के तहत भारतीय प्रधानमंत्री ने विकलांग जनों को दिव्यांग कहकर संबोधित किया, मतलब ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग जनों को दिव्यांग कहकर संबोधित किया था। क्या वो सर्व शिक्षा योजना थी, स्वस्थ भारत योजना थी, सुगम्य भारत योजना थी, या स्वच्छ भारत योजना थी। तो जो आपकी सुगम्य भारत योजना 2015 के अराउंड दिसंबर 2015 में लाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने विकलांग बच्चों को दिव्यांग कहकर संबोधित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मई 2018 में समग्र शिक्षा अभियान, जिसे आप समग्र शिक्षा अभियान में विलय किया गया था, मतलब किस किस को समग्र शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया था। क्या वो सर्व शिक्षा अभियान था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें कि समग्र शिक्षा अभियान में किसे विलय किया गया था, तो आपका सर्व शिक्षा अभियान एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इन दोनों को ही विलय कर दिया गया था। किसमें, समग्र शिक्षा अभियान में। कब किया गया था, 2018 मई में, है ना। और इसे सर्व शिक्षा अभियान को आप नॉर्मली SSA के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि GIF मीन्स क्या है। क्या वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन है, जेंडर इंटीग्रेशन फोरम है, या जेंडर इंक्लूसिव फंड है, या आपका जेंडर इंटीग्रेशन फंड है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है GIF के बारे में। तो अगर आपने पढ़ा है तो GIF आपके रिगार्डिंग है किसके, जेंडर इंक्लूसिव फंड के रिगार्डिंग है, ठीक है। अगर पूछूं ये किससे संबंधित है, ये कहीं ना कहीं जो आपकी जो माइनॉरिटी केसेस हैं या जो हाशिए पर स्थित लोग हैं उनके रिगार्डिंग इसे बना गया था, और स्पेशली ये ट्रांसजेंडर के लिए बनाया या उन महिलाओं के लिए जो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए लाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या, इसका आंसर आपका हो गया थर्ड वाला, जेंडर इंक्लूसिव फंड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक बच्चा जिसकी बाईं आंख में कुछ क्षति है, लेकिन इस कारण उसकी कार्यात्मक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसकी बाईं आंख में कमी क्षति तो है, बट उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको ये बताना है जो बच्चा होगा वो इन चारों में से किससे संबंधित होगा। क्या वो डिसेबिलिटी है उसमें, या वो इम्पेयरमेंट है, या हैंडीकैप है, या सैडली मतलब स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो अगर कहा जाए कि आपका किसी भी क्षति के कारण उसकी कार्यात्मक क्षमता का प्रभावित नहीं होती है तो उसे इम्पेयरमेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर वो इम्पेयरमेंट आपका 40% से ज़्यादा है जिससे आपकी कार्यात्मक क्षमता प्रभावित होने लगती है उसे डिसेबिलिटी नाम दिया जाता है। और जो हैंडीकैप वर्ड है वो एक सोशली चलन में मतलब सामाजिक रूप से हम कह देते हैं, है ना। तो वो इसका कोई वैसी डेफिनेशन नहीं है कि आप मेजरमेंट कर सकें कब आप हैंडीकैप कहेंगे। और SLD आपको पता है कि जिन बच्चों की मानसिक का जो स्ट्रक्चर है कुछ अलग होता है, जैसे आपने डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया इन सब के बारे में पढ़ा है, तो वो सारी SLD में आती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि यदि किसी बच्चे में दृश्य दोष है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उसका मापन आप किसकी सहायता से करते हैं। क्या वो बैली स्केल है, एब्गर स्केल है, स्नेलन चार्ट है, या नन। तो आपने देखा होगा आप जब डॉक्टर के यहाँ आई साइट दिखाने जाते हैं तो एक चार्ट आप छोटा बड़ा या ABCD लिख के वो अपने मतलब मरीज के सामने
टांग देता है, जिसे आपको देखने को कहा जाता है कि ये पहली लाइन का बहुत बड़ा लिखा होगा, उसके बाद फिर छोटे लिखे होंगे, फिर उसके बाद और छोटे, तो आप कितनी लाइनों तक पढ़ पाते हैं। तो उससे आपकी कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टर है वो आपकी आईसाइट चेक करता है, उसी हिसाब से आपको नंबर अलॉट करता है। तो इसके स्नेलियन चार्ट बोलते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लो विजन या ब्लाइंडनेस का कारण है हेरिडिटी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, या दोनों हैं, या मतलब फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। तो अगर बात करें लो विजन की या ब्लाइंडनेस की, तो ये आपका हेरिडिटी से भी कनेक्टेड है और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कहते नहीं है कि विटामिन ए, अगर आई साइड अच्छी करनी है तो विटामिन ए रिलेटेड आपको फलों को खाना है, जैसे एप्पल हो गया है, अदर चीज़। तो जो अगर ब्लाइंडनेस की हेरिडिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, तो वो आपका हेरिडिटी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती है। तो यहाँ आपका आंसर होगा वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि HI मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को अगर सेकंड भाषा में छूट दे दी जाए, है ना, तो यह किस तरह का पाठ्यक्रम अनुकूलन होगा, मतलब किस तरह की का करिकुलम अडेप्टेशन होगा। क्या वो अकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, मॉडिफिकेशन है या ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड भाषा कहीं त्रिभाषा आपने पढ़ा होगा तो बच्चों को मातृभाषा और मतलब 3 भाषा का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। तो अगर सेकंड भाषा में उसे केवल मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है, सेकंड भाषा से उसे छूट दी जा रही है, तो ये आपका आया मॉडिफिकेशन में, है ना। क्योंकि उसमें आपको सीधा सीधा आपने जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें टोटली छूट उसको दे रखी है। और अगर एकोमोडेशन की बात करें तो अभी आने वाले क्वेश्चन आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि किस में कौन सा आता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, छूट की बात करी जाए तो उसमें मॉडिफिकेशन वर्ड आएगा, ठीक है। यदि और इसके साथ मॉडिफिकेशन के बाद एक वर्ड और जुड़ा रहता है आपका ओमनिशन, ठीक है। तो जो अगले क्वेश्चन में अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि यदि VI वाले बच्चे को आवाज़ संबंधी उद्दीपक दिए जाते हैं, मतलब VI विजुअल दृष्टिबाधित है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, तो उसे उद्दीपक क्या आवाज़ वाले दिए जाते हैं, जिससे वो जो संप्रदाय या कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वो आसानी से वो समझ लेता है। तो ये किस प्रकार का करिकुलम अडेप्टेशन होगा, ओमनिशन होगा, एसिमिलेशन, मॉडिफिकेशन या कंपेंसेशन। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, आपने उसे VI वाले बच्चे को दृश्य चीज़ ना दिखाकर उसे ऑडियो पर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो ओमनिशन का मतलब होता है आप टोटली उस चीज़ को हटा ही देते हैं, हटाने के साथ साथ आप बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब वो कॉन्सेप्ट हटा ही दिया, ठीक है। मॉडिफिकेशन का अभी मैंने आपको बताया। कंपेंसेशन है, एसिमिलेशन की बात करें तो यहाँ क्या कर रहा है, एसिमिलेशन मतलब सेम चीज़, आपने ब्याजी में एसिमिलेशन रिकमेंडेशन पढ़े होंगे, मतलब सेम चीज़ आपने अगर VI वाला चाहे तो उसे कोई आप बिना उसकी परवाह की आप सीधी सीधी उसे विजुअल भी चीज़ें दिखा रहे हैं। बट अगर बात करें कंपेंसेशन की, तो कंपेंसेशन का एक वर्ड और है जो अपने पिछले अपने ऑप्शन में पढ़ा था, अकोमोडेशन, इसी को कंपेंसेशन आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, VI वाली चीज़ को VI वाली चीज़ें ना दिखाकर उसे कंपेंसेट करके आप ऑडियो पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4th वन। आई होप कि आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि किस प्रकार के आपके करिकुलम अडेप्टेशन कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप है नॉर्मली आपका, तो ये आपके चारों टाइप थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, CP को डिसेबिलिटी के तौर पर जोड़ा गया। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि CP मतलब सेरेब्रल पाल्सी को आपको किस डिसेबिलिटी के तौर पर किस एक्ट या किस स्कीम के तहत जोड़ा गया। क्या वो PWD थी, NTA था, RPW है, RCI है। तो PWD में केवल सार्थ नियोक्ताएं थी जो 1995 में आया था आपका, तो उसमें तो CP को नहीं जोड़ा गया था। CP को जोड़ने के लिए NTA एक्ट आया था 1999 में, जिसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और RPW कहीं ना कहीं PWD का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें 7 की जगह आपकी 21 नियोक्ताओं को जोड़ दिया गया, लाया गया। और RCI 1992 में आया था, इसे ये विकलांग बच्चों के लिए लाया गया था, है ना। तो जो CP जोड़ा गया वो आपका NTA एक्ट 1999 में, ठीक है। आई होप कि आप याद रखेंगे। तो CP को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, क्या संवेदी विकार है, शारीरिक विकार है, भावनात्मक विकार है, बौद्धिक विकार है। तो CP जो है वो आपका क्या है, शारीरिक विकार है। इसमें आपका चलने फिरने में और आपकी जो बॉडी उसको कंट्रोल करने में आप असमर्थ फील करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने को मिलती है लड़कों में, लड़कियों में, प्रौढ़ों में, नवजात में। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो ज़्यादातर, है ना, आपके लड़कों में ही होती है। और ये अगर पूछा जाए कि इसका वाहक कौन होता है तो इसकी वाहक माँ होती है, मतलब फीमेल होती है, क्योंकि ये X गुणसूत्रीय विकार है। और आपको पता है कि अगर फीमेल की बात करें तो उसमें 2 X होंगे, और मेल की बात करें तो उसमें XY होगा। तो अगर मान लो फीमेल का ये X कहीं ना कहीं अफेक्टेड है तो उसका जो X का काम है वो ये वाला X कर लेगा आराम से। बट अगर मेल का आपका यही X डिफेक्ट हो गया तो उसके पास दूसरा X है ही नहीं ना, तो उसकी वो चीज़ सीधी सीधी विकार के तौर पे आपको लड़कों में देखने को मिल रही है। इसका वाहक कौन होती है, फीमेल, और ये नॉर्मली किल में देखने को मिलता है वो है आपका मेल, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस उम्र तक ऑटिज्म प्रकट हो जाता है। मतलब आपको उम्र बतानी है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो जो ऑटिज्म की बात करें वो 3 साल तक, अगर आपका मैंने अभी पढ़ाया था ADHD शायद आपने पढ़ा होगा, तो वो आपका 6 साल तक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
तो ये थे आज के आपके समावेशी शिक्षा से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन। साथ ही साथ आपको कुछ नई एडवांस इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, चाहे वो फैक्चुअल बेस हो चाहे वो अप्लाइड बेस में। और आपने प्रीवियस जो भी हमारी जैसे चंडीगढ़ पीआरटी के PYQ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, या आप जो वीडियो देख रहे हैं वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट से रिलेटेड, या DSSS PRT की भी हमारी PYQ इंपॉर्टेंट सीरीज चली है, आपने वो वीडियो के साथ साथ कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए आप ज़रूर देखेंगे। और ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी कॉन्सेप्ट की पकड़ को अच्छा कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को बेहतर करते रखिए। टेक केयर, बाय बाय।